हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और आज इस चैप्टर पर मेरा 5th लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और इसकी प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे। क्योंकि मैं इस चैप्टर पर कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर के सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए। इस लेक्चर से पहले के जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसकी वैल्यू है a प्लस आयोटा b, और एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जिसकी वैल्यू है C प्लस आयोटा D। तो हम क्या करेंगे, हम पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है। अब मल्टीप्लाई करना आपको आता है, बस थोड़ा सा समझाना बाकी है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए को मल्टीप्लाई किया जाएगा सी प्लस आयोटा डी के साथ, और फिर ये प्लस लगाया जाएगा प्लस आयोटा बी की हम मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस आयोटा डी के साथ। ठीक है, तो आप ये वाली बात जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर ए लिखा है तो मुझे ब्रैकेट की सभी वैल्यूज को इस ए से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके वो आएगा ए सी प्लस में आयोटा ए इंटू में डी, यानी कि ए डी। ठीक है, प्लस मैं आयोटा बी से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी भी सही वैल्यूज से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा आयोटा बी सी प्लस मैं आयोटा मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा से, तो मेरे पास आएगा आयोटा का स्क्वायर, और बी को मल्टीप्लाई करूंगा डी से तो मेरे पास बी डी आ जाएगा। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ये ए सी प्लस में इन दोनों में से आयोटा कॉमन मुझे नजर आ रहा है, तो ये जाएगा ए डी प्लस में बी सी, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और ये इंटू में बी डी। तो अब ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, तो ये जाएगा ए सी माइनस बी डी, और ये प्लस आयोटा ए डी प्लस में बी सी। तो मैंने Z1 को मल्टीप्लाई किया है Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो ये मेरा रिजल्ट आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा रियल पार्ट है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, यानी मैंने यहाँ पर ये देखा कि जब मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट भी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूं। अभी मैंने आपके सामने Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करे थे और उनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया था, और मल्टीप्लाई करके मुझे ये रिजल्ट मिला है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा रियल पार्ट है प्लस आयोटा ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना। तो यही बताया गया है क्लोजर लॉ के बारे में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे लॉ के बारे में, यानी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि आप Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही होगा जो आप Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसी बात को हम लोग समझ भी लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि Z1 को मल्टीप्लाई करने पर Z2 से जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट वही होगा जो Z2 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा Z1 के साथ। तो ये वाली बात हमें प्रूव करनी है।
आप देख सकते हैं कि अभी अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, और मैंने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया था और ये मेरा रिजल्ट आया था। तो ये वाला काम तो मैं कर चुका हूँ कि मुझे Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना था और ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब मुझे, यानी कि अगर आप देखें तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को तो मैंने सॉल्व कर लिया है। अब मुझे करना है राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड में क्या है कि मुझे Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले Z2 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, जो कि है C प्लस आयोटा डी, और करना है मल्टीप्लाई Z1 के साथ। तो Z1 की वैल्यू कितनी है, वो है A प्लस आयोटा बी। तो ये वाली बात आप जानते ही हैं कि C को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, यानी कि A प्लस आयोटा बी के साथ, और मुझे प्लस आयोटा डी को मल्टीप्लाई करना होगा A प्लस आयोटा बी के साथ। और जब हम C को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, तो इसका मतलब ये है कि मुझे C को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आइटम लिखी हुई हैं। तो यानी मैं मल्टीप्लाई करूँगा C को पहले A के साथ, तो मुझे मिलेगा AC, फिर मैं C को मल्टीप्लाई करूँगा आयोटा B के साथ, तो मुझे मिलेगा आयोटा BC, फिर प्लस मैं आयोटा डी को मल्टीप्लाई करूँगा इससे भी और इससे भी, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ए के साथ तो मुझे मिलेगा आयोटा डी ए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको इसके साथ तो मुझे मिलेगा आयोटा स्क्वायर डी इंटू में बी, यानी कि डी बी। ए सी तो रहेगा एज इट इज़, इन दोनों में से मैं आयोटा कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने प्लस आयोटा कॉमन लिया, तो मुझे यहाँ मिल रहा है बी सी प्लस में डी ए, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, ये होता है -1, ठीक है, और बी डी एच डी आ जाएगा। अब मेरे पास ये भी लाइक टर्म है और ये भी लाइक टर्म है, तो ये जाएगा ए सी और ये माइनस का बी डी, क्योंकि ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। और ये मेरे पास है प्लस में आयोटा बी सी प्लस में डी ए। हम इसको लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा डी को मैं पहले लिखता हूं प्लस बी सी। अब आप इसे मैच कर लीजिए, ए सी माइनस बी डी, ये रहा ए सी माइनस बी डी, प्लस आयोटा, ये रहा प्लस आयोटा, ये ए डी प्लस बी सी, ये रहा ए डी प्लस बी सी। तो ये क्या है मेरा, ये है Z2 इंटू में Z1, ठीक है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये हैंस प्रूव हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में लगाया जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है, Z2 है और Z3 है। तो ये लॉ मुझसे कहता है कि अगर मैं Z1 को और Z2 को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लूं और इस रिजल्ट को मैं मल्टीप्लाई करूं मेरे थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा कि पहले मैं Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर लूँ, तो इससे मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसको मैं Z1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये रिजल्ट दोनों बराबर रहेंगे। जैसे मैंने आपको कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव करके बताया था, सेम उसी तरीके से हम एसोसिएटिव लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये प्रूव करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए फिलहाल मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मुझे ये आपको कराना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसका नाम है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए कि मैं 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा रिजल्ट 15 ही आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, सर आप इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर
एनी कॉम्प्लेक्स नंबर से z। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं किससे, 1 से, तो मेरा रिजल्ट वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, यानी वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जैसे 15 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो मेरा रिजल्ट 15 आ गया। ठीक है, तो आप इतना ही याद रखिए। अब हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है जिसका नाम है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा रिजल्ट 1 आ जाए, तो आप मुझे क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि सर आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं 1/10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा रिजल्ट 1 आ जाए, तो आप कहेंगे कि सर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप मुझे क्या बता रहे हैं? आप बता रहे हैं मुझे कि जो नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है आप उसका रेसिप्रोकल मुझे बता रहे हैं। तो 1/10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? वो होता है 10। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? वो होता है 1/5। तो इस तरीके से अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो हो जाएगा 1/z। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 1/z। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते कैसे हैं। तो इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये हम लेट कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू हमारा a प्लस आयोटा b है। तो अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। तो अब मुझे 1/z फाइंड करना है, यानी मुझे 1/a प्लस आयोटा b निकालना है। अब आपको तो ये वाली बात पता ही है कि मैंने नोट लिखवाया था आपको कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि आयोटा हमारा डिनोमिनेटर में है। तो आयोटा डिनोमिनेटर में ना रहे इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप डिनोमिनेटर का कर दीजिए रेशनलाइज। तो मैं इसको कर देता हूँ रेशनलाइज। तो ये 1 में a प्लस आयोटा b है, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ a माइनस आयोटा b से, और डिवाइड कर देता हूँ a माइनस आयोटा b से। ये वाली बात आप 9th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझ के आ चुके हैं कि जब हम रेशनलाइज करते हैं तो दोनों नंबरों के बीच का जो साइन होता है हम उसे चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाली बात हमें याद है, लेकिन फिर बच्चों अगर आपको लगता है कि आपको रेशनलाइजेशन करने में कोई दिक्कत आती है, जो मैंने वीडियो बनाई है रेशनलाइजेशन के ऊपर क्लास 9th के लिए, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल हम आगे करते हैं। तो आप क्या करिए, आप मल्टीप्लाई करिए ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करिए। a माइनस आयोटा b हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आयोटा b का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन में नीचे a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। और आपको तो पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? ये होता है माइनस का 1। तो ये हमारे पास आया a माइनस आयोटा b अपॉन ये वाला a स्क्वायर, ये -1 होता है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और ये माइनस आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 1/z, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है z का। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप देख सकते हैं कि ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है,
ऑलराइट, चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन की लास्ट प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं जिसका नाम है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ क्या कहता है, समझिए इस वाली बात को। सपोज कि मेरे पास Z1, Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं Z1 को मल्टीप्लाई करता हूं Z2 प्लस Z3 के रिजल्ट से, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा Z1 इंटू Z2, यानी मैं इसको ऐसे सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस Z1 Z3, यानी दोनों रिजल्ट मेरे सेम रहेंगे। यही कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, जब इसके बेस क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।